इंडिया में एक जो डोमिनेंट डेमोग्राफी है हिंदूज की, उसका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन बीजेपी ने करना शुरू किया था। हमको दिख रहा है कि नेशनलिज्म स्प्रेड हो रही है, पेट्रियाटिज्म स्प्रेड हो रही है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल तौर तरीके वो केवल भाषणों से नहीं हो सकता। अब साहब अग्निवीर की स्कीम आ गई, बहुत पैसा खा रही है ये फौज, पेंशन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे साहब वो लड़े भी तो है आपके लिए पूरा जीवन। फौज का तो क्या है कि हमको तो बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए साहब। तुम चाहे कैसे भी लेके भूखे पेट रहो, तुम दिन में 2 बार रोटी ना खाओ, लेकिन हमको तो चाहिए साहब। जो रोहिंग्या है वो भी अभी रोहिंग्या तो तस्कर है साहब, स्मगलर है। लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। और अगर पंजाब पश्तून फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में जोर पकड़ ले तो पाकिस्तान बकरे काटने वाली जो होती है मैशेट, उससे काट काट के तुमको तुम्हारी औरतें बच्चों की क्या हाल करेंगे। So welcome to the Gaurav Thakur show, sir. Sir, you are such a senior army veteran. और 1971 में आपने फर्स्ट टाइम वॉर लड़ा था, जब आप आर्मी ट्रेनिंग से जस्ट बाहर ही निकले थे। तो वो टाइम पे व्हाट डिड यू सी कि टैक्टिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या हुआ था उस युद्ध के दौरान कि हमने वो टाइम पे पाकिस्तान को आउटस्मार्ट किया? हाउ डिड वी मैनेज टू डू दैट? थैंक यू। देखिए, माइन इज द बैच ऑफ इज कॉल्ड द बैच ऑफ 71। हम लोगों को बॉर्न टू बैटल बैच भी कहा जाता है, बिकॉज हमको कमीशन दी गई थी 1 महीना पहले लड़ाई के, जस्ट 1 month बिफोर द वॉर। हमको कमीशन होना था 14 दिसंबर को, एडवांस करके डेट 14 नवंबर को हमको कमीशन कर दिया गया। और 10 दिन छुट्टी मिली, और सीधा जब हम ट्रेन में बैठे और उतरे तो सिलीगुड़ी उतरे तो पहले दिन हमारे कई सारे साथी लड़ाई के अंदर थे। तो बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोग हमारे शहीद हुए, साथी कहीं की टांग गई, हाथ गई वगैरह। बट वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी वर ऑन द कटिंग एज पे थे हम लोग, जबकि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और वो भी मात्र 13 दिन के अंदर। 550 किलोमीटर हमारी फौजें ढाका की तरफ 3 तरफ से एडवांस किया था। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। इट इज द लार्जेस्ट मास सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड लाइक आई सेड, बाहुबल के जोर पे वी क्रिएटेड अ न्यू नेशन स्टेट विद द फोर्स ऑफ आर्म्स। और वी मार्च्ड ऑन एन एनिमी कैपिटल, वी एंश्योर्ड regime change, और विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ डिसाइसिव कैंपेन। राइट। तो मतलब 20वीं सदी का एक जो डिसाइसिव वर्ल्ड वॉर्स के बाद डिसाइसिव अगर कैंपेन था तो वो 1971 का कैंपेन था, और हम उसके कटिंग एज पे थे। सो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या डिसीजंस लिए गए थे जिसने हमें आउटस्मार्ट किया ओवर पाकिस्तान? बिकॉज वो एक आर्मी पर्सपेक्टिव से आई थिंक वो बेटर एक्सप्लेन होगा कि वो टाइम पे क्या हुआ था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। उस वक्त जब मैं ग्राउंड पे था तो आई वॉज फार टू जूनियर, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो ये बड़ा पर्सपेक्टिव तो मेरे को नहीं वहां पे उस वक्त नहीं प्राप्त हुआ। बट आई वॉज वेरी लकी कि मैं बाद में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में 1 नहीं 2 टेन्योर्स मैंने किए, स्ट्रेट अवे अंडर द आर्मी चीफ, अंडर द जहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है वॉर की, तो वहाँ पे मैं था वहाँ पे श्रीलंका के युद्ध के दौरान, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म थी उसके दौरान, और फिर मैं था कारगिल के युद्ध के दौरान। यू सी, सो वहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो कि इस वॉर से लिंक्ड हैं, जो मुझे देखने का मौका मिला। और फिर मैं खुद मिला जनरल JFR जेकब साहब से, हु वाज, यू कैन से, द मास्टरमाइंड ऑफ दिस विक्ट्री। तो उस वक्त देखिए एक बड़ी डिबेट चल रही थी भारत की सशस्त्र सेनाओं में कि भाई अगर हमने हमला करना है तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि हमारा प्रायोरिटी एरिया बांग्लादेश होगा, ईस्ट होगा, और वेस्ट में हम एक होल्डिंग डिफेंस अख्तियार करेंगे, ऑफेंसिव डिफेंस, ताकि वो कोई गेंद ना कर पाए, उसको ऑफ बैलेंस रखेंगे। लेकिन मेन एफर्ट हमारा ईस्ट में होगा, बांग्लादेश में होगा। तो ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट थिएटर, ये प्रायोरिटाइजेशन तो हो चुकी थी। अब बांग्लादेश के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? जब हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो भाई फोकस एरिया कौन सा होगा? तो वो 2 थे। एक था कि या तो हम जाएं ढाका की राजधानी की तरफ, लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट था कि नहीं साहब,
पाकिस्तान की सारी रसद सप्लाई आर्म्स एमुनेशन वेस्ट से आ रहा है, हाँ, समुद्र के रास्ते। राइट। तो जो चिटागोंग और खुलना की बंदरगाह है, हाँ, वो की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। वो हमारे हाथ आ जाए तो ये टिक नहीं Financially सकता, cripple हो ये जाएंगे। होगा, ये क्रिपल हो जाएगा। नाउ ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, ये आर्मी हेडक्वार्टर्स में जनरल के सिंह, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, वो उन्होंने मानेकशॉ को, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कन्विंस कर दिया था कि ये सही अप्रोच है। तो जब उनकी ईस्टर्न कमांड में इसके ऊपर डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो ईस्टर्न कमांड में तब चीफ ऑफ स्टाफ से जनरल JFR जेकब, बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना है। बट मैं आपको बता दूं कि जो असली श्रेय जाता है प्लानिंग का इस पूरे ऑपरेशन की, वो JFR जेकब को और जनरल जो एक है इंदर गिल, जो कि DGMO होते थे, इन दो को जाता है। तो ये दोनों कहने लगे, नहीं साहब, जो ढाका की राजधानी है, सारी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो वहां आके कन्वर्ज होती हैं। हाँ। ये हब ऑफ कम्युनिकेशन है, नंबर 1। नंबर 2, वहां सरकार की सीट है, हाँ, पॉलिटिक्स वहां से चलता है। यू नो, दैट इज द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। राइट, राइट। और उसके बाद जो ईस्टर्न आर्मी कमांड जो पाकिस्तान की थी, जिसके जनरल नियाजी साहब वो करता धरता, वो वहां उनका हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न आर्मी कमांड। सारा नर्व सेंटर वो नर्व है। सेंटर वहाँ। इसको आप हिट कर दें तो अपने आप Brain ही बाकी खत्म। सब कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, और बड़ी सही बात कही जनरल JFR जेकब ने कि जितना आप अपने ऑपरेशन दक्षिण की तरफ करेंगे, नदियों का पार्ट चौड़ा होता जाएगा। जब वो समुद्र के पास जाती हैं, वो शुरू में 6 से 8 किलोमीटर का पार्ट होता है, समुद्र के पास जाके तो वो 50-60 किलोमीटर का हो जाता है। Right. उसको पार करना, उसमें ब्रिजिंग करना असंभव है। यू नो, बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी, कीचड़ भी ज्यादा बढ़ेगा, स्वम्पी एरिया में आप जाएंगे। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सैम को मना लिया और उन्होंने ढाका की राजधानी को की सेंटर बनाया। और ईस्ट से जनरल सगत सिंह आ रहे थे और वेस्ट से आ रहे थे अपने जनरल टेपी रायना, जो कि 2 कोर के कमांडर थे, और वहाँ 4 कोर कमांडर थे वो। और नॉर्थ से फिर हमने हमला किया। वो उसको बोला जाता था कि 101 कॉम जोन एरिया, उसमें वो 20 माउंटेन डेवर कई और डिवीजन के ब्रिगेड्स वहां से निकाल के, हिमालयन फ्रंट से निकाल के वहां डाले गए थे। सबसे जो पहले पहुंचने वाले जो थे ना, वो बहुत स्पीड पे बड़े जनरल सगत सिंह, Okay. और वहां बड़े सारे नदियां नाले थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाउंस कर लिया उनको। मतलब ब्रिजेज नहीं बनाया, वो सोच रहे थे कि पाकिस्तानी की हम पुल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, टाइम लगेगा। बट हम उनको सीधा पार like करते Blitzkrieg- गए और Blitzkrieg ब्लिट्सक्रीग टाइप ऑपरेशन किया। एब्सोल्युटली राइट यू आर। और जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग टॉरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अटैक, यानी कि जब एक नदी नाला बह रहा है वेग से, कोई चट्टान आती है तो वो सारा जोर नहीं लगाता कि उसको उखाड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा, वो जो दोनों तरफ से होके आगे निकल जाता है। Right, right. दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी वी फॉलोड। एंड व्हाई डिड वी फॉलो दिस स्ट्रेटेजी? बिकॉज हमने देखा कि पाकिस्तान के नियाजी साहब को भी 2 ऑप्शन थे। एक कि मैं बॉर्डर पे स्ट्रांगली फाइट करूंगा, हाँ। मैं 1 इंच अंदर नहीं आने दूंगा, हाँ। विच वॉज एक्चुअली स्टूपिड। यस, क्योंकि इतने वो पर्पस बड़े ही नहीं। तो आपको उतनी ताकत नहीं थी कि आप 1-1 इंच को रोक सकें। हाँ। और दूसरा था कि मैं ढाका का जो ट्रायंगल है कोर, जो कि 3 नदियों के बीच के ट्रायंगल में, मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र के बीच में वो पड़ता है, तो उसको स्ट्रांगली डिफेंड करूंगा और लाइटली फाइट करूंगा। अगर वो ये करते तो हमारे लिए बड़ा तकलीफ हो जाती। Okay. लेकिन उसने ये नहीं किया। राइट। दे हैड 2 ऑप्शंस टू चूज। उसको बड़ा विश्वास था अपने ऊपर, आत्मविश्वास की, नहीं साहब मैं 1 इंच नहीं अंदर आने दूंगा। जैसे कि 65 वॉर में हमने कोई 10 किलोमीटर जा चुके लाहौर की तरफ, और सियालकोट में उतना ही 8-10 किलोमीटर, तो 8-10 किलोमीटर में हम इनको रोक देंगे। ये सोच थी जनरल नियाजी की। जनरल जेकब ने जब देखा कि उसने इसके मुताबिक डिप्लॉय किए हैं अपने फोर्सेस, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, तो उसने बाईपासिंग टेक्निक शुरू करी कि फॉरवर्ड जो मोर्चे है, जो किलेबंदी है, उसको बाईपास करो और गहरे घुसो। जैसे कि पानी, मैंने बताया, पत्थर पे टक्कर नहीं मारता रहता, राइट, दोनों तरफ हो गया, एक्सपेंडिंग टॉरेंट, बाईपास करके ढाका की तरफ जाओ। और ढाका गिर गया तो सब गिर गया, इट इज द की स्टोन, एवरीथिंग विल फॉल। और बिल्कुल यही हुआ। और फिर हमने पहले तो ये जो 2 मेन अटैक्स किए थे,
और अफसोस की बात यह है कि जो 2 कोर के जनरल रायना साहब थे, उन्होंने बोला नहीं साहब, आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा है कि इनकी तरफ जाओ, तो वो मुड़ गए यहाँ ढाका की तरफ जाने के बजाय, नहीं तो और भी जल्दी पकड़ लेते हम लोग, और वो जाके दलदल में फंस गए। एक्चुअली बिल्कुल वही जो हुआ जो जेकब साहब ने कहा था। बट हमने ईस्ट से जनरल सगत सिंह बहुत स्पीड से आए और ढाका को बिल्कुल वो तोपों की जद में ले आए, और तब हमने उसके पहले नॉर्थ में एक ऑपरेशन कर दिया था, और जो पाकिस्तानी ब्रिगेड थी एक ऊपर, वो हमने तांगेल एक जगह है जहाँ पे तुराग नदी बहती है, और वहाँ पे एक बड़ा भारी पुल था, तो हमने वो तांगेल के ऊपर पैरा ड्रॉप किया अपनी एक पैरा ब्रिगेड ग्रुप को। ठीक है, पैरा ब्रिगेड की एक बटालियन थी और एक छोटे मोटे दस्ते और थे, वो लोग वहां लैंड किए, उन्होंने ये पुल पकड़ लिया और वो रास्ता काट दिया, वो जो ब्रिगेड पीछे हट रही थी ढाका की तरफ। अगर वो ढाका पहुंच जाती राजधानी तो ताकत बहुत बढ़ जाती, बैकअप हो जाता उसको, लेकिन वो हमने नहीं होने दिया। और फिर सबसे पहले जल्द से जो फर्स्ट ट्रूप्स टू एंटर ढाका वर दीज पैराज, जो सेकंड पैरा के जो पैरा ट्रूपर्स थे जो तांगेल पे लैंड किए थे, तो और फोर्स बढ़ गया वहां पे, तो और फोर्स बढ़ गया। और उसके पहले हमने क्या किया साहब कि पिन पॉइंट बम्बिंग करी। हमको मैसेज आया कि साहब ये जो है ढाका में जो गवर्नर्स हाउस है वहां बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सारे सिविलियन अटरम पटरम सब के सब लोग वहां पे आएंगे, टॉप जो लीडरशिप है। तो हमने अपने 4 जहाज भेजे MiG-21, वो रॉकेट से लैस, उन्होंने जाके लो फ्लाइट करी और सीधा जहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी साहब, वहां वो जो उनकी बड़ी बड़ी बे विंडोज थी ऐसे, उनके थ्रू रॉकेट दागे, और अपने जनरल नियाजी और गवर्नर साहब वो तो दुबक गए सारे के सारे, टेबल के नीचे सारे शैंडलियर्स टूट के पड़े, कांच चकना चूर हो गया, वहां बहुत बुरी हालत हुई। और नियाजी तो फपक के रोने लगा बच्चों जैसे कि पिंडी में बैठे हरामजादों ने मरा दिया। वो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने नीचे से हाथ निकाला और वहां लिखा आई हेयर बाई रिजाइन, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। मतलब ये उनका मनोबल टूट गया था, कॉन्फिडेंस ही शायद। और अगले दिन भी अटैक किया, तो नियाजी के हेडक्वार्टर पे अटैक किया, पिन पॉइंट एयर अटैक, और इससे इनका बिल्कुल कमर टूट गई साहब। राइट। और तब जनरल जेकब साहब हमारे वो हेलीकॉप्टर लेके फ्लाइंग करे, उनको मैनेक्शॉ ने बोला गेट अ सरेंडर। तो उन्होंने सीज फायर के लिए टॉक्स मांगी थी अमेरिकन के थ्रू, ये वो ये एंड ऑल दैट। तो नियाजी के हेडक्वार्टर पहुंच गए जनरल जेकब, हेलीकॉप्टर लिया, और जहां वो उतरे तो उनको देख के बहुत चक्के रह गए पाकिस्तान के सिपाही, ये हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर ढाका रेस कोर्स पे लैंड कर रहा है। तो वो ऐसे मुंह ताक रहे थे, तो उसने कमिया, यू नो, ही वाज अ ग्रेट बुली जिसको बोलते हैं ना, तुमको देखता नहीं जनरल ऑफिसर, सैल्यूट नहीं करता, सैल्यूट करा, ये सिखाया है तुमको? तो उन्होंने सैल्यूट कर दिया, बोला हमको ले जाओ तुम्हारा नियाजी साहब का हेडक्वार्टर। तो वो बेचारे जीप ले आए, उनको ले गए। तो वहाँ जनरल नियाजी के पास पहुंचे, बोले जनरल नियाजी द गेम इज अप, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठाक करके मुंह पे फेंकी, मैं तुमको 20 मिनट दे रहा हूँ, इनको देखो और उसके बाद इनको साइन करो। बोले सरेंडर, लेकिन मैंने तो सीज फायर मांगा था। कहता जनरल नियाजी तुमको तुम्हारी हालत पता है, कल ही तुम बॉम्बिंग से बाल बचे हो जिंदा, तुम चाहते हो मैं फिर बॉम्बर तुम्हारी तरफ भेजूं? हमको पता है तुम कहाँ पे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ छुपते हो, ठीक है। और दूसरा, तुम जानते हो कि मुक्ति बाहिनी के लोग ढाका में आ गए, तुमने इनकी औरतों के साथ जो हाल किया था, ये तो तुम्हारी खून के प्यासे हैं, तुमको तो ये वो जो बकरे काटने वाली जो होती है मैशेट, उससे काट के तुमको तुम्हारी औरतें बच्चों के क्या हाल करेंगे, तुम मरवाना चाहते हैं अपने सिपाहियों, डू यू अंडरस्टैंड? वो भचक्का होके सुनता रह गया। कल एनीवे आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, मैं तब तक बाहर चक्कर लगा रहा हूँ, सिगार पी रहा हूँ, तुम जरा फैसला करो और मेरे को बताओ। तो वो बाहर घूमने लगा, 20 मिनट हुए, अंदर गए, जनरल नियाजी, वो बेचारा भचक्का, उसको तो सदमे में था, तो वो देख रहा था। तो उसने कहा हैव यू साइंड दिस? तो उसने कहा आई टेक इट एज साइंड, उठा लिए, यू विल सरेंडर योर स्वॉर्ड टू जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा today at 4 o'clock in the Dhaka race course. Well, I don't have a sword. Then get a pistol. I don't have a pistol. Borrow your ADCs. You know, ऐसे धड़ल्ला दिया उसको, और वो मतलब भौचक्का, उसने हथियार डाल दिए साहब। 93,000 कैदी, जो कि कॉन्फिडेंस ही चला गया, पूरा डर गया, फुल। That is what I'm saying. It is the power of personality in war. Right. The power of This was more like a negotiation.
दिस वाज जो मोर सामने वाले को एकदम लोएस्ट हावी हो जाना हावी उसके हो माइंड जाना। के ऊपर, you know? Right. और चारों तरफ से घेर रखा था, ये नहीं कि हम पैरा की जो पलटन थी वो ढाका के अंदर पहुंच चुकी थी, हाँ। यहाँ से टैंक्स हमारे PT-76 वो भी ढाका पहुंच चुके थे। Right, तो right. मतलब He was checkmate. हालत तो उसको दिखाई दे रही थी, चेकमेट। चेकमेट कर दिया बिल्कुल। और लेकिन अगर वो चाहता, हमदुर रहमान कमेटी ने यही उससे पूछा था कि तुम्हारे पास तो कोई 20-30 हजार फौजी थे ढाका में, वो मोस्टली उनके ऑर्डिनेंस और सर्विस कोर और ये सब के थे, बट तुम उनसे कुछ तो लड़ सकते थे, एक हफ्ता तो लड़ लेते तो कम से कम ये हाल नहीं होता हमारा। लेकिन उसने कहा ही बुलिड मी इनटू सरेंडर, जेकब बुलिड मी इनटू सरेंडर, जैसे कि नहीं तुम छोटे बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे हो ये तो ये असली कहानी है ढाका की। और देखिए उसमें दी लेवल ऑफ हाई ऑक्टेन ड्रामा, राइट। जब ये सब हो रहा so था, evident. हाई ऑक्टेन ड्रामा, वहां पे अमेरिका की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ चुकी थी। और फिर हमारी ट्रीटी हमने कर ली थी रूसियों के साथ, तो रूसी रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी उसके साथ साथ आ रही थी। और जब वो ढाका में, जब वो बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आए, तो वो सबमरीन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ खड़ी हुई, निकली बाहर, और उनके जो एडमिरल ने, रशियन ने ऐसे अपनी टोपी हिला के ऐसे कर दी कि हम भी यहाँ पे हम भी हैं, आप भी हो, भूलना मत, कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करना। तो मतलब अमेरिकन भी भचक के रह गए। यानी कि देखिए, चीन आपके बरखिलाफ था, अमेरिका आपके बरखिलाफ था, पाकिस्तान आपके बरखिलाफ था, कुछ नहीं कर पाए। और बांग्लादेश के को हमने आज़ाद करा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। आई थिंक इट वाज अ स्पेक्टेकुलर ऑपरेशन, वन ऑफ द मास्टरपीसेस इन ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री, ना सिर्फ भारत के सैन्य इतिहास में, दुनिया के इतिहास में एक मास्टरपीस माना जाता है। सर आपने ब्यूटीफुली पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की, राइट? सारे टैक्टिकल नेगोशिएशन सब कुछ, तो आई थिंक ये चैप्टर ही सबके लिए क्लियर हो गया होगा जिस तरीके से आपने ये एक्सप्लेन चीजें किया। हैं जो ज्यादातर पता नहीं है उस युद्ध के हाँ, बारे मतलब एकदम निटी ग्रिटीज में जाकर। हाँ, तो मेरे को तो बहुत कुछ इससे मतलब एक इनसाइड पर्सपेक्टिव मिल गया कि एक आर्मी जनरल कैसे कितना सोचते फर्क हैं, डाल सकता है, कैसे और एक डिसीजन से कितना फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है। लाइक उन्होंने स्ट्रैटेजी, अगर वो बॉर्डर को गार्ड करने के जगह पे वो ट्रायंगल बनाने के सोचते पे आते तो शायद से कुछ और हो सकता था, इतिहास ही बदल होता। हाँ, मे बी यूएस पहले आ जाती थी, सीज फायर हो जाता, यूएन की फौजें आ जाती बीच में, और ये वो, और फिर तो जैसे कश्मीर का पटरम चल रहा है राइट। सो वन डिसीजन कैन चेंज द फेट, द कोर्स ऑफ द बैटल इन द हिस्ट्री। सो सर अभी थोड़ा सा मिलिट्री से थोड़ा भी इंडियन करंट इश्यूज पे आते हैं। अभी जैसे आपको भी मालूम है इंडियन इलेक्शंस आने वाले हैं, और सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कौन जीतेगा। बहुत लोग को तो मालूम है कि कौन जीतने वाला है। सो हु डू यू थिंक विल विन दिस टाइम, एंड डू यू थिंक, क्योंकि ऐसे भी एलिगेशन है कि जिस तरीके से जीता जा रहा है वो अनफेयर तरीके से जीता जा रहा है, राइट? कंपटीशन मतलब फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं ऑपोजिशन। तो आपका इस मामले में क्या पर्सपेक्टिव है? क्या सही तरीके से जीता जा रहा है, और कौन जीतेगा आपके हिसाब से? देखिए, बाय एंड लार्ज आई एम अ सोल्जर, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी और दिस थिंग। तो मेरा इतना मेरा लेना देना ओनली एज अ सिटीजन है। एक चीज अगर मैं नेशनल लेवल पे बोलूं, गोइंग अपार्ट फ्रॉम द निटी ग्रिटी पोल में कौन किसके खिलाफ किसको क्या गाली दी, वो छोड़ के अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखें, तो इंडिया में एक जो डोमिनेंट डेमोग्राफी है हिंदूज की, उसका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन बीजेपी ने करना शुरू किया था। 2014 में ये कंसोलिडेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया, जो कि पहले कोई नहीं कर पाया, जो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। यू सी, बिकॉज जो हिंदू मेजॉरिटी थी, उसको पूरा स्ट्रेटजी ये थी कि इसको तोड़ के रखा जाए, जात में, पात में, कास्ट में, क्रीड। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से, और ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जो कि हमारी इन्होंने फॉलो किया कि साहब जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको पॉलिटिकल पावर कभी नहीं दी जानी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि साहब हमारी सेक्युलरिज्म पे खतरा पड़ जाएगा। अब बात यह है कि साहब एक डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन इज द विल ऑफ द मेजॉरिटी। आप किसको वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव कि मतलब देखो, पावर जाएगी जहां पे मेजॉरिटी है, जहां पे मेजॉरिटी लोगों का वोट गया है। और मेजॉरिटी अगर हिंदू है, डेमोग्राफिक डोमिनेंट डेमोग्राफी हिंदूज की है, आप उसको तोड़ तोड़ के मार्जिनलाइज करो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो द टेल वैग्स द डॉग, कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे साहब, क्योंकि वो एज अ वोट बैंक कंसोलिडेटेड वो करेंगे।
तो बड़ी देर से इनका ये था कि एक जो कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदू पॉलिटिकल एंटिटी वो वहाँ पे हो जाए, वो हो ओवरऑल टर्म्स में अब दिख रहा है कि वो हो गई है। और अब जो ऑपोजिशन है वो इकट्ठी नहीं हो पा रही। इंडिया ने जितना भी जोर लगा लिया, हम देख रहे हैं कि वो सीट शेयरिंग के अंदर बंगाल में क्या हुआ और कई जगह दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, तो कोई मतलब अब फ्रैक्चर जो है वो ऑपोजिशन फ्रैक्चर्ड, ऑपोजिशन इज फ्रैक्चर्ड। सो जो दिख रहा है, जो पोल्स में भी आ रहा है, डेफिनेटली बीजेपी विल कम बैक। देखना ये है कि कितनी मेजॉरिटी के साथ आती है। राइट, सो आई थिंक इसी पर्सपेक्टिव को दूसरे तरीके से ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये अगर प्रो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ रही है तो फिर माइनॉरिटीज के खिलाफ अन्याय हो रहा है, जो कि एक्चुअली फैक्ट नहीं है। राइट, यू सी वो वैसा मतलब न्यूज मीडिया में काफी फैलता है, बट लॉजिकली अगर देखें तो इसके पीछे इसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि मतलब अगर मेजॉरिटी को क्या चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी को ये थोड़ी ना चाहिए कि मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो या फिर उनको सप्रेस किया जाए। राइट, वो कोई भी हिंदू मेजॉरिटी, मेरा ये कहना है कि अगर आप एक डेमोक्रेसी हैं, आई एम सॉरी, यू हैव टू गो बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी, अदरवाइज इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। यू कांट स्ट्रक्चर आउटकम्स की साहब हम ऐसे तोड़ेंगे एक को, ऐसे तो कि हम उसको कभी आने नहीं देंगे। 1.34 बिलियन लोग हैं, तो हर किसी के हिसाब से तो नहीं बन सकती सरकार। तो किसी एक छोटे तबके माइनॉरिटी के हिसाब पे तो नहीं बन सकती ना। द गवर्नमेंट जहां वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो गई हिंदूज की, अब आपको देखो वो जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी है जो कि एथनिक मेजॉरिटी है, अब वो उभर के ऊपर आ रही है। एंड दैट इज अ गिवन। हर मेजॉरिटी में ऐसा होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बाइबल के ऊपर स्वेयर करता है, इन द नेम ऑफ गॉड स्वेयर करता है। वो कोई लेस सेक्युलर तो नहीं बन गया। सेक्युलरिज्म से मेरा मतलब सर्व धर्म समभाव। वी ट्रीट ऑल रिलीजन एज इक्वल, यू नो, वेदर यू आर ए रिलीजन, बी रिलीजन, सी रिलीजन, हम सब बराबर हैं। ये है। बट एट दी ओवरऑल लेवल मेरा कमेंट ये है कि एक हमको अब दिख रही है जो कि अलग हटके है। जो कि 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा नहीं था। हिंदू कंसोलिडेशन नहीं थी। नाउ एक हिंदू कंसोलिडेशन हो गई है और अब उसके बरखिलाफ जो ऑपोजिशन है वो स्प्लिंटर्ड लग रहा है। सो सर, ये CAA जो अभी लागू किया जा रहा है, पहले ही हो गया था लेकिन अभी लागू करना स्टार्ट किया गया है, इसको लेकर इन लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये फाइनल ब्लो होने वाला है। मतलब ये फाइनल प्लान है मोदी जी का। देखिए CAA, व्हाट एग्जैक्टली CAA? CAA की हमारे, यू नो, सिंस इंडिया इज ए हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और आसपास के देशों में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उन पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म, खासकर पाकिस्तान के अंदर। और उनके पास फिर और चारा क्या है except to come back to their motherland, except to come back to their land of और डेटा भी यही बताता है कि मतलब उनकी संख्या कम होती जा रही है, प्लमेट हो रही है। अरे साहब देखिए, वो कोई 18% थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उनके अंदर हट के आज 1.5% नहीं, सिंगल डिजिट्स में 1.5% से कम है साहब। हिंदू माइनॉरिटी इन पाकिस्तान कम हो गई है, वाइप आउट हो गई है तकरीबन। सो अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? इनके लिए जगह क्या है? तो बोले साहब इनको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि ये परसिक्यूटेड है। ठीक है। अब आप बोले नहीं साहब, जो रोहिंग्या हैं वो भी परसिक्यूट। अभी रोहिंग्या तो तस्कर है साहब, स्मगलर है, उनको म्यांमार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, बांग्लादेश मुस्लिम देश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो वो भारत के सर मढ़े जाएं। अब क्यों? और फिर उनको बसाया जाए कहाँ? J&K के अंदर। ये हो रहा था। और वो कहाँ? आर्मी कंटोनमेंट के आसपास, ताकि टेररिस्ट वहां से आए, देखें और प्लान करें अटैक, और वहां से अटैक करके फौज पे वो फिर जाके मिल जाएं पॉपुलेशन में। तो वी कांट गो टू दीज रिडिकुलस सेल्फ डिफीटिंग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज जस्ट बिकॉज कि हमको एक पॉलिटिकल आउटकम चाहिए जिसमें कि हिंदू मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाए। अब हिंदू मेजॉरिटी अगर अपने आप को असर्ट कर रही है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी the dominant demographic will have the say.
ओवरऑल से तो उनका होगा, वो हमको दिख रहा है। और अब हमको जो ऑपोजिशन है वो फ्रैक्चर होती दिख रही है। In a way, as purely speaking in democratic terms, they should be a strong opposition. But यहाँ तो opposition रह ही नहीं गई है साहब। आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कितना ज़्यादा है, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठे होके नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आउटकम तो थोड़ा बहुत इज अ गिवन। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आई थिंक। लाइक जिस तरीके से काफ़ी लोग नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है डेमोक्रेसी का मतलब यार हर किसी का से होना चाहिए। तो मतलब हर किसी का से है, लेकिन एक लार्ज मेजॉरिटी और देन देयर आर पॉकेट्स ऑफ पीपल हु वांट समथिंग। तो ऑब्वियसली जो लार्ज मेजॉरिटी The point at issue is that the pockets of minorities cannot have a dominant say. yes, They can have their they can say, have the say, right? but they can't have a dominant say कि Yeah. साहब हमारे हम रूल And करेंगे। it's just statistics, you know, it's just math. In a democracy, in a you have to democracy, go it's by just math, mathematics. right? It's In just a math. democracy, you have to go by the dominant demographic. Right, right. अब आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं साहब डेमोक्रेसी वो जाए भाड़ में, वो मेजॉरिटी जाए भाड़ में, हम तो ये जब तक हमको ये राज में नहीं आते तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा दैट्स नॉट डेमोक्रेसी देन। So I think that also raises some questions on the fact on this thing कि opposition इसको dictatorship kind of term कर रही है इस चीज को। But it's मतलब yeah, there's a difference, right? यू आर There's a बीइंग line. इलेक्टेड आर्ट यू। Exactly. हर 5 साल Fundamentally, that's इलेक्शन हो the रही है ना, कि यू हैवंट अपॉइंटेड योरसेल्फ, और किसी और ने अपने आप को तो नहीं जबरदस्ती अपॉइंट किया है या फौज का कू किया है या कुछ किया है। इलेक्शन से वो जीत के आ रहे हैं, और डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होगी साहब। अब वो बोले साहब नहीं हमको नतीजा पसंद नहीं तो हमको इलेक्शन ही नहीं चाहिए, तो फिर तो गलत बात है। So सर अभी इंडियन इलेक्शंस में पाकिस्तान भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ऑब्वियसली वो हमेशा लेता ही है। सो पाकिस्तान के साइड से ये लोग ISI और उसके थ्रू दे ट्राई, खालिस्तान के साथ मिलकर दे ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इनसाइड एंड टू यू नो इन्फ्लुएंस अ फेवरेबल आउटकम। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी आज के टाइम पे पाकिस्तान की जो स्थिति है, like where it should focus more on itself within itself, yeah, it should be more focusing on like the neighbors कि वहां पे क्या चल रहा है करके। तो आज के आपके एनालिसिस के हिसाब से आज क्या स्थिति है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के साहब बुरे हाल हैं, फटीचर हाल हैं, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स फटीचर हो गया है वो मुल्क। इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड कोलैप्स। बस हर कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप एक ट्रांचे ऑफ लोन IMF से लेते हो और यू समहाउ स्टे अफ्लोट। आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे, और ये इसीलिए हुआ कि साहब वहां पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान की आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स। प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने कहा था कि ऑल ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू सफर फ्रॉम इकोनॉमिक ओवररीच एंड ओवरस्ट्रेच, और वो डुबो देते हैं अपने देशों की इकोनॉमी को। अब चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, चाहे नाजी जर्मनी हो वर्ल्ड वॉर 2 में, चाहे इंपीरियल जापान हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स क्या हुआ? इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। राइट। एक गोली नहीं चली और सोवियत यूनियन 15 छोटे देशों में बट गया। ठीक है साहब, पाकिस्तान का भी वही फटीचर हाल है इस वक्त। और अब साहब उसमें जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं वो टू द फोर आ रही हैं। पहले बलूची रिवोल्ट में थे, अब बलूच का एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेगिस्तान का एरिया है, कवर शवर कुछ नहीं फॉरेस्ट का, जहां गोरिल्ला फाइटर्स छुप सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है साहब कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाइज बहुत छोटे हैं वो बलूच हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। सिंधी भी रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। शिया जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल पॉपुलेशन। बट अब एक डेमोग्राफी इन प्ले आ रही है जो कि बहुत बड़ी है, पश्तून। और अगर पंजाब पश्तून फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में जोर पकड़ ले तो पाकिस्तान इज फिनिश्ड। राइट। तो फिर ये सारे लोग मिलकर फिर मतलब सब एक हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान के जो पश्तून हैं, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, जो इमरान खान क्या है, ही द पश्तून है। राइट। तो वो पश्तून डेमोग्राफी को इकट्ठा कर रहा है, और उसकी काफी तो ताकत इनरोड पंजाब में भी है। ही पहली बार हमने एक पॉलिटिशियन देखा है जिसने फौज को ठेंगा दिखाया हो, और फिर भी वो बच गया हो, और उसके लोगों ने एक कोर कमांडर के घर पे अटैक किया
उसके जो सफेद उसके मोर थे साहब वो खा गए, चोरी करके ले गए वहां से। इतनी भूख लगी थी कि उनको ही सिर काट के उनका रोस्ट करके उसके पीकॉक्स खा गए। उसके घर में से उन्होंने फ्रिज खोला और सारे ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट वो फ्रूट जो थे वो सारे लोग वहां ले गए, क्योंकि वो वहां के लोगों को 2 स्क्वायर मील्स अ डे नहीं मिल रही साहब। और अभी बड़ी स्ट्रांग परसेप्शन है पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन रिग की गई है। ये पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्ती हरवाया है इसको, इमरान खान को। और ये पहली बार है कि ये आक्रोश काफी गहरा है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि उन्होंने काबू पा लिया है। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ साहब कि आपकी इकोनॉमी को संभालने के लिए हाँ, बड़े स्ट्रांग मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे पाकिस्तान में। Right. जो सरकार जिसके पॉलिटिकल क्या कहते हैं लेजिटिमेसी है ही नहीं, हाँ, हाँ, वो कहां से लेगी वो स्ट्रांग मेजर्स? इसका मतलब इकोनॉमी तबाही की ओर जाएगी। कल फिर फूड रॉयट शुरू होंगे। राइट। हंगर लीड्स टू एंगर। So, तो पाकिस्तान की स्थिति स्ट्रॉन्ग बहुत लीडरशिप बुरे नहीं हाल में क्रिएट हो, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो पा रही है वहां पे। पॉलिटिकल मिलिट्रिस्टिक लीडरशिप हो पा रही है। स्टेचर हाँ, जो कि पाकिस्तान को निकाल सके। हाँ, फौज का तो क्या है कि हमको तो बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए साहब। अगर हिंदुस्तान के पास आया है हमको चाहिए। तुम चाहे कैसे भी लेके भूखे पेट रहो, तुम 4 दिन में 2 बार रोटी ना खाओ, लेकिन हमको तो चाहिए साहब। एवैक चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एवैक है। और अगर इंडिया के पास ये 4.5 जनरेशन फाइटर है, हमको भी चाहिए। नए से नए महंगे से महंगे टॉयज चाहिए। अभी नॉर्थ कोरिया में क्या हालत हो रही है, यही हो रहा है। तो फिर यही हाल है ना साहब। ओवर मिलिटराइज स्टेट है। इकोनॉमिक कोलैप्स तो शुरू हो गया है, बड़ी जोर पे है भाई। ये डोल्स पे जी रहे हैं। कभी IMF डोल देता है, कभी इनको सऊदी अरेबिया डोल देता है। और अब जो चीन है उसने इनको अच्छा खासा पैसा लोन किया गया है, वो कोई डोल की बात नहीं कर रहा था। हाँ, वो सीधा अभी कैप्चर जहां भी चीन ने पैसा उधार दिया उस देश की इकोनॉमिक तबाही हुई है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, इकोनॉमिक तबाही हो गई है। अब वहां पे उचक रहे हैं मालदीव्स के साहब, मुजीजू साहब। वो बड़े चीन के सक्के बन रहे हैं, उनका देश को डुबो देंगे। और वो टेररिज्म की तरफ देश को ले जा रहे हैं। अब उनको ये फैसला करना होगा साहब कि आपको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए। यू सी, नहीं तो भारत में हमारे में बहुत क्षमता है। लक्षद्वीप बिल्कुल 200 किलोमीटर दूर है मालदीव, उसे ब्रांड बना देंगे। उसको वहां पे 2 हमारे टाटा के 5 स्टार होटल खुल रहे। तो हम तो सारा वहां से खींच सकते हैं। मरोगे तुम, राइट। यू कैन चूज, यू वांट टेररिज्म और यू वांट टूरिज्म। अगर टूरिज्म है आप चाहते हैं तो इस तरह के आक्रामक तेवर आप नहीं दिखा सकते कि 200 बंदे आपने भेजे हैं ISIS को सपोर्ट करने। और वहां पे सब बुरकों की तादाद बढ़ रही है। ये जो छोटे पजामे वालों की तादाद बढ़ रही है। जब मैं गया था मिलिट्री डेलीगेशन लेकर मालदीव्स 2007 में, तब भी वो लोग चिंतित थे, वहां की सरकार चिंतित थी कि साहब ये तो एक्सट्रीमिज्म और बहुत बढ़ रही है हमारे देश में, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, टूरिज्म के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और वो सब हो रहा है। मिजीजू साहब बड़ी दाढ़ी उठा के आ गए हैं कि मैं तो भारत को लात मारूंगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आई थिंक ही इज जस्ट अ करप्ट लीडर। वो भी हो सकता है करप्ट लीडर हो। वो अभी वो अपना फायदा देख रहे हैं। चीन ने अपने हथकंडे दिखाए हैं, पीछे पैसे ऐसे लगाए लगते हैं। चीन भी वैसे करप्ट ऑफिसर्स को ढूंढता है कि लाइक जिनको बिल्कुल खरीदा जा सकता है। चीन का तो शरेआम ओपन प्लान है, व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कि चारों तरफ से भारत को वो घेरना चाहता है। म्यांमार में हांगुई में उसने पोर्ट पकड़ लिया है। श्रीलंका में हम्बनतोता का पोर्ट पकड़ लिया है। यहाँ पे अब वो मालदीव्स का पोर्ट पकड़ना चाहता है। श्रीलंका ने मना कर दिया कि इनका रिसर्च शिप नहीं आएगा, क्योंकि हम अग्नि 5 के टेस्ट कर रहे थे। तो वो उसको स्पाई करना चाहते थे। तो हमने मना किया कि नहीं आना चाहिए। तो फिर वो जाके मालदीव्स में घुस गया है। सबसे नए सक्के मालदीव्स वाले पैदा हो गए चीन के। तो कहीं ना कहीं तो उनको भी कीमत इस प्रकार के आक्रामक रवैये की बेवजह जितना हो सकता है तुम्हारे लिए कर रहे हैं। 1988 में बहुत हेल्प जो वहां पे रिवोल्ट हुआ, तब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था। जब वहां पे टेररिस्ट अब्दुल्ला लुतुफी ने आके कैप्चर कर लिया पूरा मुल्क। किसने छुड़ाया? कौन आया आपको बचाने? भारत आया। भारत ने, हमने पैरा ब्रिगेड वहाँ फ्लाई इन करी, शाम तक वहाँ थी, छुड़वाया इनको।
उनके जो प्रेसिडेंट थे गयूम, उनको टेररिस्टों से छुड़वाया और पूरे देश को फ्री किया। और अब आप हमको ही आंखें दिखा रहे हो साहब कि आपका चीन बड़ा सक्का हो गया और आप तो टेररिस्ट रिक्रूट कर करके भेजोगे, आप तो कट्टरपंथी इस्लामिक बनना चाहते हो, तो आपकी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। ये तो निश्चित है। पाकिस्तान का बैठ गया है, चीन अपना श्रीलंका का बैठ गया है, जहां जहां चीन के कदम गए हैं इकोनॉमिक तबाही हुई है। तो सर पाकिस्तान की अभी ये सिचुएशन है आपने बताई, और पाकिस्तान इंडिया में तरह तरह के आईएसआई ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे एक लिंक ये भी डालते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई का ही सपोर्ट है खालिस्तानीज को, और खालिस्तानीज मिलकर ये सब मिलकर फार्मर्स प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, इसका कोई लिंक हो सकता है इस चीज़ में? देखिए साहब, पाकिस्तान की हालात मैंने बताया इकोनॉमिकली फटीचर हैं। इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क को बचाने की। लेकिन बोले साहब पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करने की, खड़ा करने की कोई ऐसा क्रेडिबल कैंडिडेट जो देश को बचा सकता है, इकोनॉमिकली वो हार्श डिसीजंस ले सके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन ये लगे हुए साहब की जो छोटा मोटा पैसा है वो आप इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कराएं, वो खालिस्तान में वहाँ क्या कहते हैं कनाडा में खालिस्तान बनवाएं, आप यूके के अंदर खालिस्तान बनवाने की कोशिश करें। और अमेरिका की जो सरकार है, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो है वहाँ पन्नू को वो ऐसा संरक्षण दे रही है जैसे कि पता नहीं उनके कोई सगा रिश्तेदार हो। तो ये सब पाकिस्तान को उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे, महंगा पड़ेगा। मेरी अभी भी उनको हिदायत ये है कि अपना देश संभालो, फिर दुनिया भर में गफलत फैलाओ। खुद तो संभल नहीं रहा तुम्हारा देश और दुनिया में आप आतंक फैलाने में लगे। और वो दिमाग वहीं से आता है, ओवर मिलिट्रिस्टिक रेजिम से ही आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ओवर मिलिट्रिस्टिक, उनको एक्सपेंशन ही सूझ रहा है। वो समझता है कि साहब हम सीधी लड़ाई में भारत से टिक नहीं सकते, मार खा जाएंगे, तो हमारा तरीका है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और वो देखिए उसने शुरू किया पहले पंजाब के अंदर 1970-80 की दशक में, 80 की दशक में बहुत पनप गया, फिर हमने कुचल दिया वो जो खालिस्तानी मूवमेंट थी उस वक्त, टेररिस्ट मूवमेंट। उसके बाद इसने जम्मू कश्मीर की तरफ ले दिया, तो कोई 21,000 हमारे अफराद शहीद हुए थे पंजाब में। फिर ले गया जम्मू कश्मीर, 45,000 वहाँ शहीद हो चुके हैं। फिर वो इंडियन मुजाहिदीन ने कैंपेन शुरू किया हमारे शहरों में, तमाम शहरों में, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे बेंगलुरु, चाहे कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट। 15,000 तो हमारे बॉम्ब ब्लास्ट में गए हैं। तो कोई 80-90 हज़ार तो ये हमारे भारतीय नागरिक शहीद कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि भारत को भी बिल्कुल हमने इनको औकात दिखा दी थी। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर पुलवामा के बाद हमने जो है वो एयर स्ट्राइक करी, और उनको मैसेज बता दिया कि साहब देखिए इस टाइप की हथकंडे करोगे तो तुम रहोगे नहीं, तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब ये डरते रोते पॉलिसी अपनानी स्टार्ट, टिट फॉर टैट, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर सर मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये बिलीव करता है कि नहीं, नेगोशिएशंस होने चाहिए, बात होने चाहिए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे तो ऐसा है साहब कि हमको पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हेल्प करनी चाहिए कि कल हमारे पैसे से वो हमको लात मारे। मतलब पागलपने की भी कुछ कोई हद होती है ना यार। ये प्रो पाकिस्तान तबका है, लव पाकिस्तान तबका जो है, we have to think in terms of national security. Exactly. और आई थिंक इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, सो जैसे मेरा साइंस चैनल भी है तो मैं हर चीज में एक साइंटिफिक अप्रोच रखने की कोशिश करता हूँ। तो साइंस की भी एक थियरी है बेसिकली, गेम थियरी कह के। इसमें क्या है, उन्होंने सिमुलेशंस प्ले किए, सिमुलेशंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। राइट। तो गेम थियरी का भी प्रेडिक्शन यही होता है कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको जो सर्वाइव कराएगी और आपको आगे बढ़ाएगी वो ये है, इट्स ऑलवेज अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ अप्रोच विद अ लिटिल बिट ऑफ मर्सी। स्ट्रांगली इट शुड बी वेरी टिट फॉर टैट, एंड दिस इज द बेस्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी scientifically. This is the best way to tell somebody that look, if you misbehave, clear messages, clear messages, clear unambiguous message. Exactly. आपने बड़ा अच्छा ये मेंशन किया। देखिए मैं वॉर गेम में स्पेशलाइज करता हूँ, मैं एडिटर हूँ इंडियन मिलिट्री रिव्यू का, और हम हर थोड़े समय के बाद वॉर गेम करते हैं कि अगर कल इंडिया चाइना वॉर हो गई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान चाइना
तीन तरफ से लड़ाई हुई हाँ। तो फिर क्या आउटकम हो सकता है, कि अगर चीन ताइवान पे हमला करे तो क्या आउटकम हो सकता है। सो लाइक है ना? चेस मैच और हमने ये जो simulate मालदीव्स करना। की जो सिनेरियो है, आज से कोई 5-7 साल पहले मैंने ये सिनेरियो को प्ले किया था और बोला था कि मालदीव्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज वो आ गई है हमारे सामने, क्योंकि तब भी हमको दिख रहा था कि ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा ही प्रो पाकिस्तानी, प्रो चाइना, एंटी इंडियन हुए जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग ये वॉर गेम करते हैं सिनेरियो। तो देखिए उसमें जो गेमिंग थ्योरी के मुताबिक जो विन विन सिनेरियो क्या है, जबकि यार तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, राइट, यू माइंड योर बिजनेस, आई विल माइंड माई बिजनेस। तो इससे फिर यस, दोनों का फायदा है, विन विन गेम है। एग्जैक्टली। और लेकिन अब आप बोले कि साहब आई विल विन एट द कॉस्ट ऑफ ऑल माई नेबर्स, कि मैं जीतूंगा साहब, हर किसी को मैं धूल चटा दूंगा, तो तुमको भी धूल अच्छी से चटाई जा सकती है। तुम्हारी इकोनॉमिक ताकत ही नहीं है। यू कैनॉट सस्टेन, इवन इफ पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज अ न्यूक्लियर पावर ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। और दुनिया को फिक्र इस वक्त ये है कि अगर ये कोलैप्स हो गई ये स्टेट, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जाएंगे, वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के हाथ में जाएंगे, ISIS को पहुंचेंगे। तो फिर तो साहब पूरी भारत को ही नहीं, वर्ल्ड दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है। तो ये फटीचर मुल्क, जिसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है, जिसकी एम्बिशंस ओवर एम्बिशियस जिसको कहा जाता है ना, इसके मिलिट्री लीडर्स आर ओवर एम्बिशियस, कि हम इतने से हैं साहब, लेकिन 5 गुना बड़ा हमसे हिंदुस्तान, जिसकी इकोनॉमी हमसे कोई 50 गुना ज्यादा बड़ी है, उसको हम हरा देंगे, धूल चटा देंगे। मतलब यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आप धूल चटानी तो दूर दरकनार, तुम नहीं रहोगे सनम, आप नहीं बचोगे, यू विल नॉट सर्वाइव एज ए नेशन स्टेट। और हालत आ रहे हैं, ये तो खुद ही कोलैप्स हो रहा है। ये जो बड़ी डेक ऑफ कार्ड्स इज अबाउट टू कोलैप्स। तो सर अभी पाकिस्तान में अभी जैसे ये अटैक्स, मतलब ये जो थ्रेट्स हमें आ रहे थे थ्रू आउट द नेबर्स, तो अभी इंडियन मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की जा रही थी पिछले कुछ, और जैसे आपने बोला कि पहले जो टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे अभी वो काफी हद तक कर्टेल हो गए हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो गए। तो इट लुक्स लाइक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम इन प्लेस है जो इन चीजों को हमारे लिए सेफ गार्ड करके रख रहा है। तो मिलिट्री वाइज और उसके बाद इंटेलिजेंस वाइज, डू यू थिंक कि पिछले 8-10 सालों में अभी सिचुएशन काफी बेहतर हुई है, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हुई है? देयर इज नो डाउट कि बहुत सारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कंसोलिडेशन हुई है। जैसे कि आपने बताया, टेररिज्म इन J&K इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। पंजाब में बड़ा जोर लगाया, सिर नहीं उठा सके हैं, माओइस्ट भी काफी अब सहमे दिखाई दे रहे हैं। कोई खास वो नॉर्मली मार्च अप्रैल में वो 1-2 इंसिडेंट करते हैं और फिर पूरे साल के लिए दुबक जाते हैं अंदर। सो पूर्ण रूप से तो खत्म तो नहीं हुआ, बट बहुत कर्टेल हो गया, बहुत कर्टेल हो गया। सो ऑन दैट इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो फुल मार्क्स। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू की है हिमालयन बॉर्डर में। एक सोच थी साहब भारतवर्ष में कि हमारे बॉर्डर इलाकों में सड़कें ना बनाओ। क्यों ना बनाए साहब? कि चीन उसका इस्तेमाल करेगा। ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वो इजरायली कहते हैं the road that leads from Damascus to Tel Aviv also leads from Tel Aviv to Damascus. भाई जो सड़क आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम भी तो उसके हमला कर सकते हैं तिब्बत के अंदर। और भारत की सेनाओं में अब क्षमता है वो, जो पहले नहीं थी, जो पहले बनाने नहीं दी गई कि चीन को मत छेड़ो साहब, चीन को मत छेड़ो। अरे तुम्हारे बगैर लड़े तुम्हारी पतलून अगर ऐसे ही गीली हो जाएगी तो फिर तो हर कोई क्या बचाओगे दोष? हर कोई डोमिनेट करेगा, सिर पे चढ़ के बैठेगा। अब भारत की सरकार ने आंखें दिखानी शुरू की हैं, और आंखें तो पहले भी दिखाई जा रही थी, लेकिन बगैर कोई तैयारी किए, राइट, बगैर फौज को एक्सपैंड किए, आर्म किए, नए हथियार खरीदे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आप वहां समझो कि चीन से पंगा लोगे तो फिर आप जा रहे हो पगडंडी पे और उसके ट्रक आ रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर तक बन रहे हैं, यू नो, उसके ट्रक बॉर्डर तक आ रहे हैं, क्लास 50 रोड, क्लास 70 रोड। तो अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। चीन के भी ठंडे पसीने आ गए हैं। हमने बहुत अच्छी चीज जो करी है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, औटार्की इन वेपन सिस्टम्स। यू नो,
सेल्फ रिलायंस इन वेपन सिस्टम। क्या था कि बड़े सालों से, दशकों से हमारे देश में बोला जा रहा था हम तो साहब आत्मनिर्भर हैं। हाँ। कैसे आत्मनिर्भर हैं? हम सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स रूस से लेते हैं, अपने देश में मैकेनोसेट जैसे बच्चे जोड़ते हैं, हम वैसे जोड़ देते हैं, हम तो साहब सेल्फ सफिशिएंट है। बकवास, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो। इट वॉज अ ऑप्टिकल इल्यूजन। 71 की लड़ाई के पहले हमारी एयरफोर्स ने कहा, DRDO वगैरह सबको, और HAL को बोला कि साहब ये इसमें केवल मिसाइल फायर होते हैं MiG-21 पे, हम चाहते हैं इसमें कैनन लगाई जाए ताकि जब मिसाइल फायर हो जाए तो तब भी तो कुछ कर सके। और मिसाइल तो केवल एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं एयर टू ग्राउंड के लिए। तो बोले साहब हमसे होगा नहीं, हमारे पास तो ये नहीं, सोर्स कोड नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। बोले क्या सिर स्वा। वो अपनी एयरफोर्स की वर्कशॉप को दिया, उसने लगा दी 23 मिलीमीटर कैनन लगा दी MiG-21 में। तो कहने का ये है कि सेल्फ रिलायंस मीन यू डिजाइन योर ओन वेपन्स, यू मेक योर ओन सोर्स कोड, यू हैव योर ओन टेक्नोलॉजी, यू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच योरसेल्फ, तब जाके सेल्फ रिलायंस आती है। हमने पब्लिक सेक्टर को दिया, वो तो खा के मोटे हो गए और कोई सेल्फ रिलायंस कुछ नहीं आई। तो अब हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू किया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। हमने साहब देखिए औटार्की हमारी जो है न्यूक्लियर पावर में हो गई है। अब हम पे जितने सैंक्शन लगे जाए भाड़ में, हमने उसके बरखिलाफ हमने जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए हैं। कोई 6-5 हमने टेस्ट किए थे शक्ति सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन में। उसके बाद हमने जो है अपना कोई 160-165 का जखीरा एटमी हथियारों का हमारा है, और ये काफ़ी भारी वेपन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। वो कि 9, 10, 6, 7, 8 किलोटन के हैं, अब वो सब किलोटन बना रहे हैं, जिनको उनके वो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 1.5 पाव का बॉम्ब और 2 पाव का बॉम्ब। वो तो दैट इज अ जोक, वो नंबर बढ़ा रहे हैं अपने वो दुनिया को दिखाने के लिए। वो क्या करेगा? वो हमारी एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन को नहीं रोक सकता, वो 1.5 पाव का 2 किलो का बॉम्ब, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड है न्यूक्लियर उससे। तो कहने का मतलब ये कि अब हम न्यूक्लियर पावर में अच्छे हैं, मिसाइल पावर में बहुत अच्छे हो गए हैं। सभी हाल ही वी हैव पृथ्वी मिसाइल की भी टेस्टिंग, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, और जो अग्नि 5 जो हमने टेस्ट किया है वो है MIRVD, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी एक मिसाइल के ऊपर कोई 2 से लेके 10 वॉरहेड आ सकते हैं। और जो अभी किया है वो 3 के साथ किया है कहा जा रहा है, और वो 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चल सकता है, और 5,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और कोई 1.5 टन वो पेलोड कैरी कर सकता है। तो एक के बदले, एक वॉरहेड के बदले वो 3 वॉरहेड कैरी करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी हो, जैसे चीन के पास है, तब भी ये पेनिट्रेट कर जाएगा, तब भी ये डिकॉयज छोड़ सकता है, ताकि आपके जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है वो डिकॉय की तरफ जाए और फिर असली आए और आपके सर पड़े। फिर आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, एक मिसाइल से ज्यादा टारगेट ठोक सकते हैं। इट इज लाइक क्लस्टर म्यूनिशंस, ज्यादा नुकसान कर सकता है। और जो क्रिस्टनसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, वो कह रहा है कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी भारत के पास आ गई है, भारत पाकिस्तान के बरखिलाफ डिजार्मिंग फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है। कि अपने ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली वॉरहेड लेके जहां जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड की वहां पे जमावड़ा है, उसको हम उड़ा दें, फर्स्ट स्ट्राइक में खत्म कर दें उसके न्यूक्लियर मिसाइल, ताकि वो जवाब न दे सके। तो थर्राया हुआ है पाकिस्तान इससे, सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट विच इज वेरी गुड, एंड वी आर गोइंग इन फॉर इंडिजनाइजेशन। अब हमने जो ATAC गन है, जो कि हमारी DRDO ने डिजाइन करी, और कल्याणी फोर्ज और टाटाज और वगैरह ये लोग मिलके इसको बना रहे हैं। देखिए, जो अमेरिकन 155 मिलीमीटर गन है, उसकी रेंज है 45 किलोमीटर, इसकी है 48। वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5 राउंड पर मिनट फायर करती है गोले। मतलब इट इज फार सुपीरियर देन दी अमेरिकन गन, और ये इंडिया में बनी है। तो मैं तो कह रहा हूं कि साहब, अगर यूक्रेन युद्ध से हमको एक लेसन इमर्ज आता है, वो ये है कि तोप खाने का बहुत महत्व है। तोप खाने से ही कमर तोड़ दी है रूस ने यूक्रेन की। तोपें दाग दाग के 50-60 हजार राउंड्स पर डे फायर कर रहे। तो ये 155 मिलीमीटर गन्स की बहुत जरूरत है। पहले हमने धनुष गन बनाई, जो कि बोफोर के डिजाइन से बनाई थी, अब हमने ये 155 बना दी है।
हमारा तो सरकार को सुझाव है कि जल्द से जल्द 100-200 साल का मत करे, आपको 1800 ऐसी गन चाहिए, और जल्द से जल्द ये अपना जो फायर पावर का जमावड़ा है इसको तेज कर दें, क्योंकि ये वॉर विनिंग फैक्टर है। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, अपने फ्रिगेट बना रहे हैं, अपने आप माइन स्वीपर और कॉर्वेट्स बना रहे हो। बहुत कम देश हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। 4.5 जनरेशन तेजस एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक तरफ जो है जिसे हम पुराने फौजियों को चिंता हो रही है, यूक्रेन युद्ध के पहले एक स्कूल ऑफ थॉट था मिलिट्री में कि मैन पावर साहब फालतू खाना खा रही है, फालतू हमको थूक लगा रही है मैन पावर, क्या फायदा इतने सिपाही रखने का, भेजो घर सालों को। बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, आपको तो नौकरियां बनानी चाहिए। लेकिन यहां तबका था जो कह रहा था कि बनी बनाई नौकरियां काट दो साहब, क्योंकि इनकी वजह से हम हथियार नहीं खरीद पा रहे। अरे साहब, ये कैसी, ये बड़ी अजीब सोच है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया साहब, शेकटकर साहब की कमेटी बैठी और उन्होंने कि मैन पावर काटो, मैन पावर काटो, मैन पावर काटो, पैसे फालतू खर्चे हो रहे हैं, उनको लगाओ हथियार बनाने पे। रूस के पास हथियारों की कोई कमी थी, रूस की जीभ बाहर आ गई क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं थी साहब। आपके पास मैन पावर है, 1.4 अरब पे द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जिसके कोई 50% तो 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं, यंगेस्ट पॉपुलेशन, और आप अपनी फौज को काट रहे हो। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमने 3 साल कोई भर्ती सब बंद कर दी कि बीमारी फैलेगी। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। 60 1,80,000 आपने वैसे ही कम कर दिए। हर साल हम 60,000 रिक्रूट किया करते थे जितने वो होते थे। अब साहब अग्निवीर की स्कीम आ गई कि साहब बहुत पैसा खा रही है ये फौज, पेंशन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे साहब वो लड़े भी तो हैं आपके लिए पूरा जीवन। अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो पैसे बचा, एक ही जगह है जहां हमको पैसे बचाने हैं, वो है मैन पावर पे, वो भी मिलिट्री मैन पावर पे। पुलिस की ताकत फौज से ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चीन के साथ मेन लड़ाई पुलिस लड़ेगी? क्या पाकिस्तान के साथ मेन लड़ाई पुलिस लड़ेगी? आप उस तबके को कमजोर कर रहे हो जिसने सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। 1,80,000 तो आपने कम कर दिए हैं आपकी सैन्य ताकत, फिर बाकी आप ले आए हैं आज अग्निवीर। अगर मैं गांव का एक लड़का हूं, अगर मैं CISF जाऊं तो मैं 58 साल नौकरी कर सकता हूं, CRPF जाऊं 58 साल, BSF 58 साल, ITBP 58 साल, मैं फौज में क्यों आऊं? तो इनका कहना साहब अरे इतनी भुखमरी है हमारे देश में, तब भी आएंगे साहब, अच्छे वाले सब वहां जाएंगे, जो बचे खुचे हैं, जो नहीं हो सके वो मरे सुकड़े सड़े आपके पास आएंगे। और वो 4 साल के आप अग्निवीर रिक्रूट कर रहे हैं, कहाँ वो 17 साल नौकरी करता था। ठीक है साहब, 4 साल में वो क्या सीखेगा? 11 महीने की ट्रेनिंग होती थी, आपने 6 महीने की कर दी। ठीक है साहब, और फिर आपने उसको छुट्टी भी देनी है, तो 2-2 महीने छुट्टी होती थी एनुअल लीव, और 1-1 महीने कैजुअल लीव होती है। तो हमने बोला साहब ये छुट्टी अगर आप जोड़ोगे तो 1 साल तो ये भी कम गया। अरे साहब उसमें क्या है, हम छुट्टी नहीं देंगे सालों को। आपके दुश्मन है क्या कि 2 महीने छुट्टी मिलती थी 1 महीने कर दो? अरे जो लड़का सियाचिन पे फड़फड़ा रहा है उसको कम से कम माँ बाप को देखना है, घर भाई बहन देखने हैं, ये करना है, रिलेशनशिप्स बना के रखनी है, वो करना है। आप कह रहे हो नहीं साहब वो सब छोड़ो, रह के ट्रेनिंग खत्म करी, छुट्टी खत्म करी, तो रह गए 3 साल उस लड़के के। 3 साल में क्या वो इंटेग्रेट करेगा यूनिट के अंदर? नंबर 1, क्रू सर्व्ड वेपन, इन्फेंट्री तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन क्रू सर्व्ड वेपन, एक तोप का क्रू होता है 6 से 8, वो इकट्ठा तालमेल में काम करता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हर 6 महीने में कोई नया लड़का आ रहा है, वो जा रहा है, घर जा रहा है, तो जिसको आपने सिखाया, वो नए सिरे से उसको टीम को बनाओ। टैंक का क्रू 3 या 4 का होता है, वो टीम तोड़ते रहो आप हर 3, 6, 8 महीने, और बोलो कि साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं।
तो आप नुकसान कर रहे हैं। मेरा सरकार को सुझाव था कि अच्छा है, आप पैसा बचाना चाहते हैं, आप हथियार खरीदना चाहते हैं, लेकिन रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। रूस के पास मैन पावर की कमी थी जो उसे भारी पड़ी, और लड़ाई के दौरान उसको मोबिलाइजेशन करनी पड़ी, पहले 3 लाख और फिर एक और 3 लाख। तो आप लड़ाई के दौरान खड़ी करनी चाहोगे फौजें? यू नो, जब आपके पास मैन पावर की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं। तो मेरा उनको सुझाव था कि केवल नुक्ताचीनी करने के बजाय सुझाव ये है कि आप कम से कम 5 या 7 साल की सर्विस बढ़ा दो अग्निवीर की, ठीक है, और जो रिटेंशन आप 25% कर रहे हो वो 50% कर दो, ताकि वाइबल फर्स्ट कैरियर तो बने। अब हमें बोला जा रहा है साहब, अरे हम उसको सेकंड कैरियर इतना बढ़िया देंगे, इतना बढ़िया। फर्स्ट कैरियर का क्या होगा? लद्दाख वगैरह में भी लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं इसी बात के ऊपर, वहां भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि उनकी तो पूरी इकोनॉमी फौजियों के दौर पे चलती थी। अब आपने वो सब खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दी। तो सोच समझ के करना चाहिए ना साहब, थोड़ा। अभी भी आप इसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ट्रायल दीजिए थोड़ी देर, आपने शुरू किया है तो। लेकिन कम से कम 5 से 7 साल। जब मैं 71 की लड़ाई लड़ा तो जवान की जो टेन्योर था 7 साल का था, और कितना बढ़िया काम किया। उसको इंटेग्रेट होने का टाइम था, टीम बिल्डिंग का टाइम था, सब कुछ का टाइम था, और अच्छा सिपाही बनने का टाइम था। तो वो हम जब वैसा, उसने इतना अच्छा रिजल्ट लड़ाई में दिया है 71 की, मैंने अभी आपको बातचीत करी। तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि इंक्रीज दी टेन्योर टू 5 to 7 years एंड इंक्रीज रिटेंशन 25% है 50%, एंड यू विल मेक द मिलिट्री अ वायबल कैरियर। नहीं तो आपने साहब पुलिस को जितना अच्छा कर लें, अगर आप फौज को तबाह कर लेंगे तो पुलिस तो इंडिया वीक ही हो जाएगी फंडामेंटली। ये आप फंडामेंटली वीक हो रहे हैं। हथियार भी ले, हथियार चलाने वाला फिट नहीं है, तो फिर कौन चलाएगा? और लड़ाई में नुकसान बहुत हो रहा है। हमने देख लिया रूस और यूक्रेन का कैसे पलटने पे पलटने वाइप आउट हो रही। उस टाइम बोलो साहब हम तो मैन पावर की खुद किल्लत क्रिएट करेंगे, तो ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो ये थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है, अभी भी इसको बदल लें तो बहुत अच्छा है। एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके? नंबर 1, मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ दी आर्टिलरी, कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। आज तक नहीं हुआ है। अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें, जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है, ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं उनको रोक सके। यू नो, तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब, की बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं। हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा महसूस न हो। तो महसूस दिख रहा है ना इनको कि भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैन पावर काट के आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। सर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात अभी हो ही रही है, तो एक मुद्दा उठ रहा है अभी लाइमलाइट में, लद्दाख का मुद्दा। तो इसमें सोनम वांगचुक जी आवाज़ उठा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ बैलेंस करके चलें, और ऐसा वो हालत ना हो जो कि दूसरे हिमालयन देशों, राज्यों का हुआ बेसिकली। तो इस पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टिव? देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना ये है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में
अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस एड्रेस इट, let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं। And they are fully cooperative. And they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर। अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट बिल्ड अप और फेस्टर और infest and create a very फेस्टर अवे एज अ फेस्टरिंग सोर। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट, अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा, हम तो सारा, आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स, राइट, हाई एल्टीट्यूड के लिए वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर तो चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे, उनकी अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे, आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी, अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। सर एक क्विक क्वेश्चन, अभी चाइना और ताइवान के को लेकर आपको क्या लगता है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना जल्दी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए साहब, पहले सोच ये थी कि 2025 से 2027 तक के टाइम काल में चाइना मिलिटरीली तैयार हो जाएगा और चढ़ाई कर बैठेगा ताइवान पे। लेकिन अब हमने एक वॉर गेम करी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने, और हमने पाया कि साहब चीन की सोच ये है कि अमेरिका फंसा पड़ा है, एक क्वैगमायर यूक्रेन में, एक क्वैगमायर मिडिल ईस्ट में, और इससे सुनहरा मौका उसके लिए और क्या हो सकता है चढ़ाई कर देने का, तो ताइवान पे अपॉर्चुनिटी है। और इसके चलते ये भी सोच चल रही है कि इस साल 2024 में अगर चीन सडनली हमला कर दे तो जो मेट कंडीशंस हैं, जो टाइड कंडीशंस हैं, अप्रैल, मई और अगस्त में बेस्ट रहती हैं। तो या तो अप्रैल मई में वो चढ़ाई कर सकता है या फिर वो अगस्त में चढ़ाई कर सकता है। लेकिन इस साल कुछ ना कुछ होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे मिलिट्री सिमुलेशंस में ऐसा कुछ सामने साफ विदित हुआ है कि अगर हम चीन होते, वी वर प्लेइंग द चाइना गेम, राइट, सो देन हाउ वुड दे थिंक, राइट। और इसके चलते अमेरिका को भी थोड़ा ठंडा पसीना आ रहा है। अब उन्होंने देखो यूरोप से पिवट करना शुरू किया है टुवर्ड्स एशिया, और उन्होंने यूरोपियन देशों को बोला भाई तुम संभालो यूक्रेन, हम चीन की तरफ आ रहे हैं। तो वो कोई वजह है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। फिर इसका हमारे ऊपर बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा, राइट। क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चीन पहले ताइवान को ठोके, फिर हमारे पे चढ़ाई करे, फिर जापान पे करे, फिर रूस पे करे? उसका तो प्लान एक एक करके सबको सबको आड़े हाथ लेने का है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहे कि हाँ जी वो मार रहा है? हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? हम यूक्रेन जैसे भी नहीं बन सकते कि अमेरिका तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम बड़े बहादुर हैं, बेवकूफ नहीं है हम कि हम किसी और की लड़ाई खुद लड़े, ठीक है। लेकिन अपना देश तो बचाना है ही।
और ये भी देखना है कि सामने उसको वाला अकेले ना उतना पड़ने भी, दें, हाँ उसको बिल्कुल अकेले ना पड़ने दें, किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, किस हद तक ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जो कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। सो सर, जैसे आर्मी में एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है एंड यू वर्क ऑल योर वे अप टू दैट पिरामिड स्ट्रक्चर, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो भी। एंड डेफिनेटली लाइक आज हर किसी इंडियन को एक ब्रेव माइंडसेट लाना चाहिए, बिकॉज भारत जाग रहा है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक इस माइंडसेट को फैलाने के लिए? लाइक डू यू वांट दिस माइंडसेट टू कम इन द यंगस्टर्स स्पेशली? एक्सेलेंट। देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक मेरा लगातार मेरा एंडेवर रहा है कि मैं स्कूलों में जाऊं, कॉलेजों में जाऊं, बच्चों से बात करूं देशभक्ति की, नेशनलिज्म की, पेट्रियाटिज्म की, आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री एथिक की, आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैरियर। क्योंकि हम देख रहे हैं साहब कि जो टॉप बच्चे हैं वो नहीं आ रहे फौज में, अफसरों के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, और क्या जाने की जरूरत। अफसरों के बच्चे फौज में नहीं आना चाहते बिकॉज दे फाइंड कि कंपेयर टू घर बैठे बैठे आईटी में मैं रहूं, कितना पैसा कमाऊंगा, सेफ रहूंगा, सियाचिन चढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो ये। तो ये एक खतरा पैदा हो रहा है कि अगर हाई क्वालिटी मैन पावर आपकी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ नहीं आएगी तो फिर हमारा देश का लड़ाई में नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए जनरल वीके सिंह साहब जब थे, उन्होंने मेरे से बात की थी, तो फिर हमने पहले शुरू किया, मैंने और मेरे बेटे ने मिलके सीरीज ऑफ वॉर कॉमिक शुरू करी, परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियाँ, अशोक चक्र विजेताओं की कहानियाँ, ऐसी वीर गाथाएं। क्योंकि देखिए, पहले जो कल्चर ऑफ ब्रेवरी कैसे उसको नर्चर किया जाता था, कैसे प्रचारित किया, गांव में एक तारा लेके वो कवित होते थे, बार होते थे, वो बार गाते थे, गजभर छाती पृथ्वीराज की आंखों भय मशाल, तो पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं की वो स्मृति को वो जीवित रखते थे। हमने सोचा था कि अब आजकल कविता ही खत्म हो गई है, कोई गांव में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, किसी के पास है ही नहीं समय या फुर्सत, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं बेचारे। तो हमारी उम्मीद थी कि जो हमारा बॉलीवुड है, जो हमारा टेलीविज़न है, वो स्टेप इन करेगा मोटिवेट करने में बच्चों को, कल्चर ऑफ करेज, कल्चर ऑफ ब्रेवरी को कंटिन्यू रखने के लिए। राइट। लेकिन बॉलीवुड क्या फिल्में बना रहा है साहब, रोल मॉडल क्या है, गुंडे, गैंग्स ऑफ वासीपुर, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, स्मगलर, रेपिस्ट, मर्डरर, ये आप बना रहे हैं आइकन्स। सारे जो आपके जो गैंगस्टर को आप आइकन बना रहे हो, हर हीरो का, फिल्म का हीरो आप गैंगस्टर बनाना चाहते हो, क्योंकि वहां से फंडिंग आ रही है आपको फिल्म बनाने के लिए, और ये आप नेशन को दे रहे हो, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यूथ को। बच्चे देखेंगे फिल्में, कहाँ दिमाग जाएगा। कितनी फिल्में बनी हैं फौज के ऊपर, गिनी चुनी साहब, उंगली पे गिनी जा सकती हैं। अब हाल में एक दौर शुरू हुआ है कि जिसमें ये हो रहा है। तो पहले तो हमने ये कॉमिक्स बनाई, फिर हमने देखा कि साहब रिटायर आदमी की पेंशन से लड़के ने भी अपने मर्चेंट नेवी का पैसा लगाया, 20, 30, 40 हज़ार कॉमिक बनाई जा सकती है। वो तो सागर में बूंद नहीं, लिमिटेड लोगों तक, लिमिटेड लोग। तो फिर हमने इसको डिजिटाइज करना शुरू किया। हमने क्या किया कि वॉर डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू करी, जो कि रिपब्लिक चैनल पे, वो टाइम्स नाउ पे भी आई थी, आज तक पे आई थी, एपिक चैनल पे आई थी, और काफ़ी सारी चैनलों पे ये आ चुकी हैं, सुदर्शन वगैरह पे। तो हमने ये अपने जो वॉर हीरोज थे, परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, ये इन पे एक पूरी सीरीज बनाई। पिछले साल ये शौर्य सीरीज के नाम से चली थी रिपब्लिक के ऊपर, 7 हफ्ते हर वीकेंड वो चलाते थे। और हमने अपने 7 हीरोज को फेमस बैटल्स ऑफ इंडिया, वो जो 47 से लेके 47-48 की बैटल दिखाई, 62 की बैटल दिखाई, 65 की दिखाई, फिर आपकी 71 की 2-3 जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की दिखाई, और फिर कारगिल युद्ध दिखाया। तो अब हम जो फिर वो जो हम क्या थे कि बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट पे बना रहे थे। तो अब मेरे बेटे ने जो है उसने वो बनाई है 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र,
1971 के युद्ध में उस एक लड़के ने 5 दुश्मन के पैटर्न टैंक उड़ाए थे और फिर शहीद हुआ था, मेरा बैचमेट था। तो हम बहुत देर से उनके लिए एक ट्रिब्यूट बनाना चाहते थे जो कि टेक्निकली हाई स्टैंडर्ड की हो, राइट और मतलब वो नॉर्मल टीवी चैनल्स के अलावा बाकी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे भी चल सके। तो बड़ी मेहनत की है और अभी हम इसको 1-2 हफ्ते में रिलीज़ करने वाले हैं। रिपब्लिक चैनल पे पहले आएगी, फिर और प्लेटफॉर्म्स पे भी जाएंगे, ताकि बच्चों में अच्छी इस तरह सर की सबसे वॉर पहली फिल्म्स बात देख तो के। ये है कि ये फिल्म्स मतलब ये स्टोरीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। लाइक जो रियल ब्रेवरी है वो तो छुप जाती है, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। कैमरे सब के भूल सामने वाली जाते ब्रेवरी हैं। है वो भर भर के आ जाती है। वो आती है, और वो भी किसकी, वो डॉन की, स्मगलर की, गुंडे की, गैंग्स ऑफ वासीपुर वालों की बहादुरी आप दिखा रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है साहब? ये कोई ये हम रोल मॉडल सेट कर रहे हैं अपने Exactly. बच्चों के लिए, फ्यूचर यंगस्टर्स जनरेशन कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो टीवी पे आता है, नेचुरली जो सिनेमा में आता है सिनेमा में उससे। आता है उससे। तो यहाँ जब देखो डॉन 1 बनी, डॉन 2 बनी, डॉन 3 बनी, डॉन कौन है? गुंडे, बदमाश, मवाली, Right. ये आपके फोक हीरोज बना रहे हैं, और फौज की तो बात ही नहीं हो रही थी। अब जाके कुछ बने हैं, फाइटर मूवी बनी और 2-3-4 मूवीज बनी हैं अभी, और मैंने सुना आ रही हैं। Right. हम भी 1971 की वॉर पे एक मूवी बनाने के उसके साथ वी आर इन टॉक्स विद सम पीपल। तो ये सब चल रहा है ताकि वीर गाथाएं सामने आए, द Actual ट्रेडिशन heroes ऑफ सामने करेज, आए। और वो एक्चुअल बहुत हीरोज जो important है। हैं वो एंथ्यूज करें Right. हमारे यूथ को। तो आई थिंक बहुत नोबल आइडिया है, और इससे हम अनसंग स्टोरीज भी सामने लाएंगे, एक्चुअल हीरोज को भी सामने ला सकते हैं, और वो लोगों को Ballads बहुत of इंस्पायर bravery. करेगा। एग्जैक्टली बैलेड्स ऑफ ब्रेवरी, अनसंग, अनहर्ड, राइट। और दबा दिए गए, दफना दिए गए कि साहब हमको तो फुर्सत ही नहीं है पॉलिटिक्स से या किसी और से या गुंडागर्दी से। तो ये मैं अभी समझता हूँ जैसे change होना चाहिए। हमारे सामने जिनका पुतला रखा है अभी शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो इनकी स्टोरी महाराष्ट्र में सब जानते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में मालूम होनी चाहिए। Right? कितने ऐसे हमारे आई जो थिंक शूरवीर बहुत हैं। बड़ी मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के हिस्ट्री के ऊपर भी नहीं बनी है। हमने देखी नहीं खास। मैंने भी नहीं देखा है। तो मतलब बननी चाहिए। ये कौन right? बनाएगा? ये अंग्रेज बनाएंगे आके या अमेरिकन बनाएंगे या रूसी बनाएंगे? हमको खुद बनानी पड़ेगी। राइट। लेकिन अभी तक कोई खास बात सो नहीं ये है। कल्चर अभी धीरे धीरे आ रहा है, और होपफुली ये आगे जाके पूरा इवॉल्व हो जाए, और फिर एक्चुअली फर्क पड़ रहा है इस सरकार के आने से, और वो काफी हमको दिख रहा है कि नेशनलिज्म स्प्रेड हो रही है, पेट्रियाटिज्म स्प्रेड हो रही है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल तौर तरीके वो केवल भाषणों से नहीं हो सकता। राइट राइट। आपको ये बनाने पड़ेंगे, ये जो आपकी वॉर मूवीज और वॉर डॉक्यूमेंट्री, इन्फ्लुएंशियल कंटेंट बनाना होगा। इन्फ्लुएंशियल कंटेंट बनाना होगा, बहुत अनिवार्य है, बहुत ओवरड्यू है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत ही इलेबोरेटेड तरीके से। आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, एंड इवन मिड एज के लोग, उनको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा, आर्मी कैसे काम करती है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज कैसे होते हैं, और अभी कंडीशंस क्या चल रहे हैं ओवरऑल करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो सर, बिफोर वी डिस्कनेक्ट, एक फाइनल मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे। देखिए, जो 21st सेंचुरी है वो इंडिया की सेंचुरी है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर हेडिंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट। हमारी 2nd लार्जेस्ट आर्मी, हमारी 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड है, और न्यूक्लियर पावर है हम, स्पेस पावर है हम। बट हम वो गगनचुंबी ऊंचाइयां, सुपर पावर स्टेटस अचीव कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे यूथ में नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म और कुछ हासिल करने का जज्बा कूट कूट कर भर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। दिस मोटिवेशन इज़ हाईली एसेंशियल फॉर इंडिया टू रीच द पिनेकल ऑफ इट्स पावर।